हेलो एंड वेलकम टू स्टड स्टडीज़। तो हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया को स्टार्ट करेंगे। और नेशनलिज्म इन इंडिया में हम देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें नेशनलिज्म फीलिंग लाने के लिए इंडिया में कैसे मूवमेंट वगैरह किए गए और कैसे हमने इनिशियल स्टेज पे इंडिपेंडेंस के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इंडिया को जो मेजर गेन था इंडिपेंडेंस में बहुत सारे मूवमेंट के थ्रू वो लेने में हेल्प किया गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातों पे ध्यान देंगे कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि आज जो डेट हो गई उससे अगर हम देखें तो अब मुश्किल से 1 महीना आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो अब भी क्या करेंगे, हम सीरियस तरीके से एग्ज़ाम पे ध्यान देंगे, नहीं तो कितना भी मेहनत कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग मेहनत नहीं रिजल्ट देखते हैं कि अगर आपका दिन सुबह सब सो ही रहे हैं तब से 3 बजे से शुरू होता है, 2 बजे से शुरू होता है, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन लोग यही पूछेंगे कि एंड में रिजल्ट क्या आया। ठीक है, कोई आपका मेहनत नहीं देखेगा। आप 10 घंटा पढ़ते थे, 12 घंटा पढ़ते थे, किसी से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, सब यही आपसे पूछेंगे कि आखिर तुमने रिजल्ट में क्या उखाड़ लिया। ठीक है, पढ़ते तो बहुत थे लेकिन मार्क्स आए नहीं आए। तो अभी भी सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ो। जो 1 महीना बचा है उसमें बराबर रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन से ही फ़ायदा होगा। जितनी बार रिपीट कर सकते हो रिपीट रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हें हेल्प मिलेगा। नहीं तो सोचोगे कि एक दिन में रिवाइज कर लेंगे, तो एक दिन में रिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो हम नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करते हैं। ये भी आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे पॉइंट नहीं देखेंगे, बस यही कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद आ जाए। ठीक है, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे तो उन्हें याद दिलाया गया था, वैसे ही ये क्या है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है। ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए नहीं है। ये मेजर मोटे मोटे पॉइंट कवर करेगा, जिससे आपकी जो पुरानी भूली हुई शक्तियां हैं वो याद आ जाएंगी। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया देखते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग स्टार्ट होती है, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में जो नेशनलिज्म था वो बहुत पहले से था। कि अगर हम देखें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, जिसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, वो हम देखें अगर, तो नेशनलिज्म उस समय पे भी पीक पे था नेशनलिज्म। लेकिन ये जो हम चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनलिज्म देखेंगे तो ये जनरली स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है 1920 1990 के अराउंड। ठीक है, 1919 और 1920 के अराउंड स्टार्ट होती है, और 1920 से पूरा 1947 तक हम नहीं जाते। ठीक है, हम 1930 और 1935 के बीच में ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म इन इंडिया वो क्या था, कि इंडिया में जो नेशनलिज्म था वो ट्रूली कनेक्टेड था किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। कि हम कुछ भी क्या करते हैं, जो उतनी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट करते हैं, वही क्या होता है, हमारा नेशनलिज्म था। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसे हम एक तरीके से नेशनलिज्म की तरह देखते थे। ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो जो 1914 और 1918 का टाइम पीरियड था, जिस समय पे वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर में इंडिया जो था वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया उतनी समय एक फुल फ्लेजेड कंट्री नहीं था। वो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी थी। ब्रिटिश जो उतनी समय क्या कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, उसकी एक कॉलोनी थी। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया से जो मैक्सिमम वो सपोर्ट ले सके वो ले। और उन्होंने मैक्सिमम सपोर्ट जो लिया वो किसके थ्रू लिया, उन्होंने यहाँ पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कराया। इनकम टैक्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होते थे, जो पैसा खर्च होता था, उसे फाइनेंस करने की जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर रखी। इंडिया से बहुत सारे फूड ग्रेन्स को क्या किया गया, इंग्लैंड भेजा गया या फिर सोल्जर्स को भेजा गया। ठीक है, तो 1914 से 1918 का जो टाइम पीरियड था, उस समय पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थी वो चेंज हो रही थी। उतनी समय पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो कांग्रेस थी, बहुत सारे लीडर्स क्या हो रहे थे, एक्टिव तरीके से क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में और इंडिपेंडेंस में। ठीक है, लेकिन उसी समय पे इंडिया बहुत सारे
प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे, ठीक है। अब इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा था, क्योंकि ब्रिटेन वहां पे लड़ रहा था, तो उसे पैसे की जरूरत थी, और वो पैसा लिया कहाँ से जा रहा था, इंडिया से। तो इंडिया से सारा पैसा जब लेंगे तो उसे ऐसा दिखाएंगे कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। और जो चीज़ों के वॉर के टाइम पे जो प्राइसेस थी, वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम देखें किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाती है, तो अगर हम सप्लाई को कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्राइस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब चीज़ें कम हो गई थी, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अगर हम विलेजेस में देखें, तो विलेजेस में फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन जब वहाँ लड़ाई लड़ेगा तो उसे सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सोल्जर्स की जब ज़रूरत पूरी करनी होती है, तो ब्रिटिशर्स उतना ज़्यादा लड़ते नहीं, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स की तरह रोल करते हैं, क्योंकि वो गोरे थे। वो एक तरह से सोशली अपने आप को क्या समझते थे, कि हम जो ये स्टेटस है उसमें बहुत ज़्यादा हैरारकी है, इस हैरारकी में सबसे ऊपर आते हैं। तो जो अगर हम देखें सबसे छोटे लेवल पे सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स कहाँ से सप्लाई होते थे, इंडिया के विलेजेस से, ठीक है। तो फोर्सफुली क्या किया जाता, रिक्रूट किया जा रहा था। और 1918 और 1920 के टाइम में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर को भी फेस करना पड़ा इंडिया को, जिसकी वजह से क्या था कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। और जब हम देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद भी इंडिया की प्रॉब्लम्स कम नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी ऐसा हुआ था कि जब हम इंडिया से सोल्जर्स लेके जाएंगे तो उसके बाद क्या कर देंगे, हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, इंडिया को इस तरह से इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिर वो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अभी कुछ दिन इंडिया को और लूट लिया जाए, अभी तो इसमें बहुत सारा बाकी है, पैसा बहुत सारा है अभी इंडिया में। फिर उसमें आते हैं गांधी जी। गांधी जी क्या थे, उतनी समय साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक आइडिया इन्वेंट किया था, या फिर एक एक कहेंगे कि नोबल जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था, सत्याग्रह, उस पे काम किया था। और सत्याग्रह क्या था, कि सत्याग्रह एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तरीका था, कि जिसमें हम क्या करें कि किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी ना करें, और ना ही किसी तरह का डिस्ट्रक्शन करे, और ना ही किसी को मारे पीटे बिना क्या कर दिया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, और उसमें इनिशियल गेन लिया जाए। जो गवर्नमेंट थी वो क्या करे, हमारे हमारे ऊपर कोई चार्ज ना करे, चार्ज मतलब पीटे उटे ना, और हमें क्या हो जाए, हमें फायदा भी मिले प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो गांधी जी जब इंडिया आए, तो इंडिया में उन्होंने सत्याग्रह को भी, इंडिया में भी, साउथ अफ्रीका में तो यूज किया ही इसका, और इंडिया में भी उन्होंने क्या किया, 3 जो थे वो सत्याग्रह करके उन्होंने क्या किया, इस आइडिया को टेस्ट किया। वो 3 सत्याग्रह मूवमेंट, सबसे पहला हुआ चंपारण में, दूसरा हुआ खेड़ा में, फिर तीसरा हुआ अहमदाबाद में। इसका डेट याद करना बहुत आसान है, 16, 17, 18, ठीक है। 16 में चंपारण, C16, ठीक है, K17, A18, याद रहेगा ना। तो चंपारण 16, खेड़ा 17 एंड अहमदाबाद, सॉरी, खेड़ा 17, अहमदाबाद 18। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों जगहों पे अपना जो एक तरह से सत्याग्रह था, इसे इंडिया में भी क्या कर लिया था, टेस्ट कर लिया था। और इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला लोगों का, और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था इंडियन लोगों के लिए भी, ये एक तरह से नया आइडिया था। उसमें इसी टाइम पीरियड पे 1919 में जब प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ने लगे, पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होने लगा, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, रॉलेक्ट एक्ट लेके आए थे। रॉलेक्ट एक्ट क्या था, रॉलेक्ट एक्ट जो गवर्नमेंट थी उतनी समय, उसे ज़्यादा पावर देती थी, और जो उतनी समय की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अलग अलग प्रोटेस्ट करने वाले थे, उन्हें क्या किया जा रहा था, उनसे जो था वो हम पावर्स कम करते थे, उन्हें जेल वगैरह में डाल देते थे बिना किसी ट्रायल वगैरह के, उन्हें जेल वगैरह में डाल दिया जाता था। तो ये क्या था, रॉलेक्ट एक्ट था। और इस रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट भी गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह लॉन्च किया था। अब सत्याग्रह जब लॉन्च किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस इंसिडेंट है तो वो है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1990 को बहुत ज़्यादा जो क्राउड थी, वो अमृतसर के, मतलब पंजाब के अमृतसर में एक
बाग था जिसका नाम था जलियांवाला, वहां पे लोग क्या हुआ, इकट्ठा हुए किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और उतनी समय मार्शल लॉ लगा हुआ था, एक तरह से आर्मी रूल थी। और आर्मी रूल में क्या था, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट वगैरह पे बैन लगा दिया गया था। लोगों को क्या था, इसके बारे में उतना ज़्यादा पता था नहीं, ठीक है, अवेयरनेस थी नहीं। तो लोग फिर भी इकट्ठा हुए थे स्ट्राइक के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। और वहां पे जनरल डायर ने क्या किया, ओपन फायर किया और बहुत सारे लोग क्या हुए, मारे गए, ठीक है। जब इतना ज़्यादा इतना बड़ा मैसेकर हुआ तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह था, इसे बंद कर दिया, इसे कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर रोल आता है किसका, शौकत अली और मोहम्मद अली का, कि जब वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन क्या था, जीत गया और ऑटोमन अंपायर हार गया था, तो ऑटोमन अंपायर को रूल करने वाले कौन थे, खलीफा रूल करते थे। खलीफा क्या तरह से, एक तरह से स्पिरिचुअल हेड हुआ करता था मुस्लिम्स का, ठीक है। तो एक तरह से मुसलमानों के अंदर भी क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट उनके अंदर भी गुस्सा था कि एक तरह से जिसे हम स्पिरिचुअल हेड मानते हैं वो जब हार गया, तो किसी अंदर जो उस समय का जो रिलीजन था, रिलीजन पूरी तरह से अलग सिनारियो था, आज की समय की तरह नहीं था। तो उनके अंदर भी क्या था, एक तरह से एंगर था। वो एंगर को दिखाने के लिए, सही तरह से उसे इस्तेमाल करने के लिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने क्या किया, एक खिलाफत कमेटी बनाई, ठीक है। बॉम्बे में मार्च 1990 में क्या किया गया, खिलाफत कमेटी बनाई गई। ये खिलाफत कमेटी का जो आइडिया था वो गांधी जी को काफी पसंद आया और उन्होंने इसे इंग्लिश में नाम दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और या फिर कैंपेन फॉर स्वराज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैंपेन फॉर स्वराज। अब इसे क्या हुआ, ये सबसे पहला इसका जो सेशन हुआ वो नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में। और जनवरी 1928 में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के साथ इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग जगहों पे लोगों के फॉलो करने के जो तरीके थे उसमें भी क्या हुआ, चेंज हुए, ठीक है। उसमें अगर देखें तो जो सिटीज में लोग थे, ठीक है, जो टाउन्स में थे, वो टाउन्स में जो फॉलो करने का तरीका था वो अलग था, ठीक है। टाउन्स में जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जैसे जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने जॉब वगैरह छोड़ दी। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ही यही है कि जो हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश अम्पायर इतना बड़ा हुआ है इंडिया में, उसका जो रीजन है, उसका रीजन इंडियंस का सपोर्ट है। इंडियंस जो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसी वजह से क्या हुआ है, ये जो गवर्नमेंट है हमारे ऊपर रूल कर पा रही है। क्लियर है। और जब हम क्या करेंगे, इन्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक तरह से अपना प्रोटेस्ट, अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, टीचर्स ने जॉब छोड़ दिए, लॉयर्स अपने प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया, जो उतने समय लीडर्स थे काउंसिल इलेक्शन को बैन कर दिया या फिर उसे बाइकॉट कर दिया, फॉरेन गुड्स का बाइकॉट किया। एक तरह से यही वही जो पीसफुल तरीका था उसे यूज किया। लेकिन जो कंट्री साइड, अब कहोगे कंट्री साइड मतलब कि जो गांवों का एरिया था वहां पे इसे फॉलो करने का तरीका जो था अलग था। गांव में लोग क्या हो रहे थे, थोड़े बहुत वायलेंट हो रहे थे, ठीक है। अब वायलेंट होने का मतलब क्या है कि जो पीजेंट्स थे वो थोड़े से वायलेंट हो रहे थे। उनमें अगर मैं देखूं फेमस तो आएगा पीजेंट मूवमेंट इन अवध। तो अवध में जो मूवमेंट था उसे लेड करने वाले कौन थे, बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो थे वो एक तरह से अगर आप देखो तो लेबर थे, जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फीजी में काम कर चुके थे। फीजी एक कंट्री था जिसमें इंडेंचर्ड लेबर, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। वो एक तरह से इंडेंचर्ड लेबर की तरह गए थे फीजी में। और वहां से जब रिटर्न आए तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट करना स्टार्ट किए, जिसमें उन्होंने अवध किसान सभा भी बनाया था। अवध किसान सभा जो था वो जवाहरलाल नेहरू भी आए थे उसके सेशन में, लेकिन फिर वायलेंट होने की वजह से, वायलेंट किसके टूवर्ड्स, वायलेंट था वो लैंडलॉर्ड,
फिर जो तालुकदार थे, जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, उनके अगेंस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू ने वायलेंस की वजह से क्या किया, जो बाबा रामचंद्र थे उनका सपोर्ट धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, करना बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो और भी रीजन्स थे, जो ट्राइबल रीजन थे, उनका फॉलो करने का तरीका अलग था। देखो यहाँ पे एक नाम आएगा आपका, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, आपने एक मूवी देखी होगी RRR, ठीक है। उसमें जो कैरेक्टर था, जो रामचरण का कैरेक्टर था, वो इंस्पायर्ड था अल्लूरी सीताराम राजू से। ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू क्या थे, वो एक ट्राइबल थे। ठीक है। ट्राइबल होने की वजह से क्या था कि वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका मानना था कि हमें आज़ाद होने के लिए जो वायलेंस है वो करना ज़रूरी है। तो वो क्या करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करते थे। कहाँ पे, गॉडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गॉडम हिल पे जो ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे, अल्लूरी सीताराम राजू उन्हें हेड करते थे, लेड करते थे, और उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट वो क्या करते थे, प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। लेकिन इनके प्रोटेस्ट में क्या था, एक चेंज था। इनका प्रोटेस्ट क्या था, वायलेंट प्रोटेस्ट था। ठीक है। अब वायलेंट प्रोटेस्ट था तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पुलिस स्टेशन वगैरह को अटैक किए, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को इन्होंने मारा। लेकिन फिर फाइनली 1924 में क्या हुआ, ये अरेस्ट हो गए और इन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। अब हम बात करें प्लांटर्स, जो क्या करते थे, प्लांटेशन वर्कर जो प्लांटेशन करते थे, इनका जो स्वराज का मीनिंग था वो अलग था। वो सोचते थे स्वराज का मतलब क्या हो गया, हम फ्री हो गए। ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। अब ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था वो रिस्ट्रिक्ट करता था कि आप जो प्लांटेशन वर्क कर रहे हैं इसे बिना परमिशन के छोड़ नहीं सकते, और क्या करना होगा, इसे आपको बिल्कुल रिगरस तरीके से फॉलो करना होगा। जो टी प्लांटेशन वगैरह है इसे आपको करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने स्वराज का मतलब समझा कि अब हम क्या हैं, प्लांटेशन एज अ प्लांटेशन वर्कर से फ्री हो गए हैं। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है इससे हम क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। तो जितने भी अलग अलग ग्रुप्स थे वो क्या कर रहे थे, जो स्वराज को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी वो अपने तरीके से करते थे। ठीक है, अपने हिसाब से सोचते थे। तो इसी चीज से क्या हुआ, गांधी जी ने आगे चल के इसको क्या कर दिया, बंद भी किया। कि फरवरी में 1922 में, आपको सबको पता होगा कि 1922 में क्या हुआ था। 1922 फरवरी 1922 को फेमस चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। ठीक है। अब यहीं तक हम चैप्टर रखते हैं। उसके बाद टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हम कल इसको देखेंगे, जब आप वीडियो देखोगे उसके कल। ठीक है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्या होगा, अगर आपने इस वीडियो से जरा भी आपको हेल्प मिली हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपना रिवीजन जो है वो चालू रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वो कोर्स कंप्लीट या फिर कोर्स जो नहीं पूरा हुआ है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि जो हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है। जितना हो सके 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो। जितने अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा तुम्हें। 4 जगह भागोगे, 4 लोगों के पास जाओगे, उतना ही रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे और इम्पैक्ट कम होता जाएगा। तो जितना कम रिसोर्सेज रखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।